हेलो दोस्तों, मैं धीरज स्नेही। आज मैं आप लोग को जीव विज्ञान के बारे में मैं बताऊंगा, तो प्लीज मेरा वीडियो अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो में आप बने रहिए। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीव जीवों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती है, एक होती है जंतु विज्ञान, एक क्या होती है? वनस्पति विज्ञान। जो जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जंतुओं से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। और एक क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? तो जिसमें पेड़ पौधे से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान के पिता यानी जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। चलिए अगला टॉपिक है कोशिका। तो कोशिका किसे कहते हैं? तो जो कोशिका होती है सजीव जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अगर कोशिका नहीं रहेगा तो किसी भी जीव का निर्माण नहीं होगा। तो चलिए जो कोशिका होती है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और ऊतकों के समूह को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। और अंग के समूह को क्या कहते हैं? अंग तंत्र कहते हैं। और अंग तंत्र के समूह के द्वारा ही क्या बनता है? जीव या व्यष्टि का निर्माण होता है। तो आप जान गए ना कि जो कोशिकाएं होती है जीव को निर्माण करने में कितना अहम भूमिका निभाती है। और कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। और कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किए थे। और इन्होंने मृत कोशिका का खोज किए थे। और उसके बाद लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किए थे। और उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका के अंदर एक गोल गाढ़ी संरचना की खोज किए जिसका नाम दिए केंद्रक। फिर उसके बाद स्लाइडेन ने बताया कि जो वनस्पति होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनका शरीर भी कोशिकाओं का बना होता है। फिर उसके बाद कौन आए? स्वान आए। और स्वान ने कहा कि जो जंतु होते हैं उनका भी शरीर क्या होता है? कोशिकाओं का ही बना होता है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडा की है। और उसके बाद सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। और तंत्रिका कोशिका में सेल डिवीजन नहीं होता है। अगर एक बार क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वह पुनः ठीक नहीं हो पाती है। अगर मान लीजिए कि सिर में अगर चोट लगता है तो चोट लगने के बाद कुछ समय के बाद क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आज आपका टॉपिक है कोशिका के अंग, यानी कहेंगे तो कोशिकांग। और कोशिकांग किसको कहते हैं? तो कोशिका के विभिन्न अंग को क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा, अंतःपद्रव्यी जालिका हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। तो कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? तो जो कोशिका भित्ति होती है केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। और पादप कोशिकाओं के चारों ओर एक मोटे कड़े आवरण द्वारा घिरे रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन जो जीवाणु होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और कवक का कोशिका भित्ति काइरिन की बनी होती है। और जो कोशिका भित्ति होती है वह क्या करती है? यांत्रिक सहारा और कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। चलिए अगला कोशिकांग का नाम है कोशिका झिल्ली, जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में पाए जाते हैं। ये जो झिल्ली होती है बहुत पतली, लचीली और मुलायम होती है। और साथ ही साथ ये क्या होती है? अर्ध पारगमय होती है। और इस झिल्ली के द्वारा मान लीजिए कि कोशिका के अंदर कोई द्रव पदार्थ जा भी सकता है और कोशिका के अंदर से कोई द्रव पदार्थ अंदर से बाहर आ भी सकता है। और जो कोशिका झिल्ली होती है वह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और कोशिका झिल्ली जो होती है कोशिका को सूखने से बचाती है और इसको यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। अगला कोशिकांग का नाम है सेंट्रोसोम। जो सेंट्रोसोम होता है वो क्या करता है? सेल डिवीजन करता है। और जानते हैं सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, न कि पादप कोशिका में। और जंतु कोशिका में सेल डिवीजन सेंट्रोसोम के द्वारा ही होता है। लेकिन सेंट्रोसोम तंत्रिका कोशिका में नहीं पाया जाता है, इसलिए तंत्रिका कोशिका में कोई सेल डिवीजन नहीं होता है। और पादप कोशिका में भी विभाजन होता है, लेकिन उसमें क्या होता है? सेल प्लेट के द्वारा कोशिका विभाजन होता है। और सेंट्रोसोम को
क्या कहते हैं, तरकाएं भी कहते हैं। अगला कोशिकांग का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कहते हैं अंतःपद्रव्यी जलिका। जो अंतःपद्रव्यी जलिका होती है जंतु और पादप कोशिकाओं दोनों में पाए जाते हैं। ये जो होती है ये क्या होती है, कोशिकाओं में अनियमित नलिकाओं का घना जाल होती है और इसी को कहते हैं अंतःपद्रव्यी जलिका। और अंतःपद्रव्यी जलिका में जो नलिकाएं पाई जाती है वो क्या होती है, झिल्लीदार होती है, शाखित होती है, ठीक। और अंतःपद्रव्यी जलिका यानी कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो प्रकार की होती है। एक क्या होती है, खुरदरी अंतःपद्रव्यी जलिका, जिसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में कहते हैं RER। और एक क्या होता है, चिकनी अंतःपद्रव्यी जलिका, जिसको कहते हैं SER शॉर्ट में, लेकिन इसका इंग्लिश में कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी अंतःपद्रव्यी जलिका क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करती है। चलिए बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका खोज सबसे पहले अल्टमैन ने किया था, लेकिन उसका नाम बेंडा ने रखा था। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के श्वसन स्थल है और साथ ही साथ यहाँ पर वायवीय श्वसन की क्रिया होती है और इसमें क्रेब्स चक्र चलता है और क्रेब्स चक्र के द्वारा ही एटीपी ऊर्जा और ग्लूकोज का निर्माण होता है और हमें यहाँ से क्या होती है, ऊर्जा मिलती है। और साथ ही साथ कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी दीवार को ही क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। चलिए अगला कोशिका का बात करते हैं, उसका नाम है लाइसोसोम। जो लाइसोसोम होता है वह सूक्ष्म होता है, गोल होता है और एक हरी झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ एक थैलीनुमा रचना होता है। और लाइसोसोम का खोज क्रिश्चियन डी डुवे ने किया था और जानते हैं इसका निर्माण सनवेस्टन के द्वारा गोल्जी काइम में होता है। और लाइसोसोम में सभी प्रकार के जल अपघटकीय एंजाइम पाया जाता है और साथ ही साथ यह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड का पाचन करता है, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। चलिए अगला कोशिकाओं का नाम है रसधानी। ये जो होता है वो क्या करता है, कोशिकाओं में जल संचित करता है, यानी कहे तो जल का इकट्ठा करता है। और साथ ही साथ ये जो होता है, जो जंतु कोशिका होता है तो जंतु कोशिका में छोटा होता है और पादप कोशिका में क्या होता है, ये बड़ा होता है। चलिए बात करते हैं केंद्रक के बारे में। जो केंद्रक होता है कोशिकाओं के बीच में गोलाकार आकृति होता है, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक का खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किए थे। और जो केंद्रक होता है कोशिकाओं के जैविक क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है, इसलिए केंद्रक को कंट्रोल रूम ऑफ सेल भी कहते हैं। साथ ही साथ इसको डायरेक्टर ऑफ सेल भी कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा जैसी संरचना होती है, जिसको क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। और क्रोमैटिन का नाम सबसे पहले फ्लेमिंग ने दिया था। और क्रोमैटिन जलिका प्रोटीन, हिस्टोन तथा डीएनए की बनी होती है। जब कोशिका विभाजन होता है तो उस समय क्रोमैटिन जलिका मोटे और छोटे धागे जैसी संरचना में गठित हो जाता है और जिसे क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। और जो गुणसूत्र होता है सभी जीवधारियों के सभी कोशिकाओं के केंद्रक में निश्चित संख्या में होता है। जैसे मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत जीन उपस्थित होते हैं जो क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के लक्षणों को क्या करता है, स्थानांतरित करता है। चलिए अगला कोशिकाओं का नाम है लवक। तो उसको कहते हैं प्लास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। जो लवक होता है केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। और जो लवक होता है 3 प्रकार का होता है। चलिए उसका नाम बताते हैं, तो चलिए ध्यान से सुनिए। पहला है हरित लवक, जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। दूसरा है वर्णी लवक, जिसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। तीसरा है अवर्णी लवक, जिसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। चलिए बात करते हैं हरित लवक के बारे में। हरित लवक जो होता है केवल हरे भागों में ही पाया जाता है और हरित लवक में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिससे क्या होती है, पेड़ पौधे की पत्तियां हरी होती है। और क्लोरोप्लास्ट को पेड़ पौधा का या पादप का रसोई घर भी कहा जाता है। और क्लोरोप्लास्ट के कारण ही क्या होती है, पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चलिए अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट, जिसको कहते हैं वर्णी लवक। ये जो लवक होता है रंगीन होता है और ये केवल रंगीन भागों में ही पाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि फल हो गया, बीज हो गया, फूल हो गया। चलिए अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जिसको कहते हैं अवर्णी लवक। ये जो लवक है पेड़ पौधे के उस भाग में पाया जाता है जहाँ पर सूर्य के प्रकाश की किरणें नहीं पहुँचती है। जैसे कि मान लीजिए कि
भूमिगत जड़ हो गया, तना हो गया, और ल्यूकोप्लास्ट भोजन संग्रहण का भी काम करता है। तो चलिए बात करते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंतर के बारे में। आप लोग कभी भी अंतर लिखिएगा तो आप सारणी बना कर लिखिएगा। तो चलिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग मेरे बात को ध्यान से सुनिए। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और जो पादप कोशिका होता है उसमें सेंट्रोसोम यानी तरकाय का है तो वो नहीं पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका आयताकार होता है, लेकिन जंतु कोशिका आयताकार नहीं होता है, ये गोलाकार होता है। पादप कोशिका में रिक्तिका जो होती है क्या होती है, बड़ी होती है, लेकिन जंतु कोशिका में रिक्तिका क्या होती है, छोटी होती है। चलिए बात करते हैं गुणसूत्र के बारे में। तो चलिए गुणसूत्र क्या होता है इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए प्लीज मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा जाल जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। और क्रोमैटिन का नाम सबसे पहले फ्लेमिंग ने रखा था। और कोशिका विभाजन के समय जो क्रोमैटिन होता है वो क्रोमैटिन अनेक मोटे और छोटे धागे के रूप में क्या हो जाता है, संगठित हो जाता है। और इसे ही क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्रों का नामकरण सबसे पहले वॉल्टेयर ने किया था। और जो गुणसूत्र होता है तो गुणसूत्र के ऊपरी भाग को सेटेलाइट कहते हैं और मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं, और उसके जो निचली भाग होता है उसको क्या कहते हैं, टेलोमर कहते हैं। और गुणसूत्र केंद्रक में पाया जाता है, और गुणसूत्र में ही क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और डीएनए में ही जीन पाया जाता है। जो जीन होता है आनुवंशिकता का मुख्य आधार होता है। अगर अभी तक के लिए मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बात करते हैं कुछ जीवों में उपस्थित क्रोमोसोमों की संख्या के बारे में। जैसे मान लीजिए कि मानव में 46 गो क्रोमोसोम होते हैं, आलू के पौधे में 48, तंबाकू में भी 48 होता है, और साथ ही साथ जो कबूतर होता है, कबूतर में 80 गुणसूत्र होता है, और टमाटर के पौधे में 24 गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो चलिए बात करते हैं केंद्रक अम्ल के बारे में। जो केंद्रक अम्ल होता है दो प्रकार के होता है। पहला का नाम है डीएनए, जिसको कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दूसरा का नाम है आरएनए, जिसको कहते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो चलिए बात करते हैं डीएनए के बारे में। जो डीएनए होता है केंद्रक, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और इसके श्रृंखला को क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और जो डीएनए होता है तो डीएनए के एक फेरे की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होता है, और डीएनए के एक फेरे में 10 न्यूक्लियोटाइड होता है, और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है, और इसका खोज क्रिक और वाटसन ने किया था। डीएनए में नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। पहला है एडेनिन, दूसरा है थाइमिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है गुआनिन। ये जो होते हैं नाइट्रोजन बेस है, जो कि डीएनए में पाए जाते हैं। एडेनिन और थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, और गुआनिन साइटोकाइनिन जो होते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। इसको याद करने के लिए सिंपल सा ट्रिक है, ATGC। ए से क्या होगा, एडेनिन हो जाएगा, टी से क्या हो जाएगा, थाइमिन हो जाएगा, जी से गुआनिन हो जाएगा, सी से साइटोकाइनिन हो जाएगा। अभी तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब चलिए बात करते हैं आरएनए के बारे में। जो आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड की होता है, और ये जो आरएनए होता है प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है, और इसमें नाइट्रोजन बेस भी पाए जाते हैं। चलिए मैं नाम बता रहा हूँ तो प्लीज मेरा बात ध्यान से सुनिए। तो चलिए पहला है एडेनिन, दूसरा है साइटोकाइनिन, तीसरा है गुआनिन, और चौथा जो है थाइमिन नहीं होगा, थाइमिन के जगह पर यूरेसिल होगा। और आरएनए 3 प्रकार का होता है। चलिए उसका भी नाम मैं बता रहा हूँ। पहला है mRNA, दूसरा है tRNA, और तीसरा का नाम है rRNA। तो चलिए बात करते हैं mRNA के बारे में। जो mRNA होता है उसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। ये जो क्या करता है, अमीनो एसिड को ये क्या करता है, परिवहन करता है, और उसको क्या करता है, क्रम में सजाता है। और जो tRNA होता है उसको कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। ये जो क्या करता है, अमीनो एसिड को क्या करता है, परिवहन करता है,
और परिवहन करके उसको क्या कहते हैं राइबोसोम के पास पहुंचाता है। और जो आरएनए होता है उसको कहते हैं राइबोसोम आरएनए। ये जो क्या करता है प्रोटीन का क्या करता है संश्लेषण करता है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है ट्रांसलेशन कहलाता है और डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। चलिए बात करते हैं कोशिका विभाजन के बारे में। तो कोशिका विभाजन को सबसे पहले बिरचाव ने 1855 ईस्वी में देखे थे, ठीक। और उसके बाद जो कोशिका विभाजन होता है वो जंतुओं में सेंट्रोसोम के द्वारा होता है और जो पादप होते हैं वो पादप में सेल प्लेट के द्वारा होता है। और कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। एक होता है असूत्री कोशिका विभाजन, दूसरा होता है समसूत्री कोशिका विभाजन, तीसरा होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। चलिए बात करते हैं असूत्री कोशिका विभाजन। तो ये जो होती है विभाजन केवल अविकसित कोशिकाओं में होती है। कहें तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, जैसे मान लीजिए कि जीवाणु हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इन सभी जीवों में क्या होता है असूत्री कोशिका विभाजन होता है। चलिए बात करते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में। इस विभाजन की प्रक्रिया को सबसे पहले जर्मनी के वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखे थे और उन्होंने 1882 ईस्वी में इसको माइटोसिस का नाम दिया। और ये जो विभाजन होती है यानी कहे तो समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया जो होती है ये केवल कायिकी कोशिकाओं में ही होता है। समसूत्री विभाजन की अवस्था को 5 भागों में बांट दिया गया ताकि अध्ययन करने में कोई प्रॉब्लम न हो। तो चलिए बात करते हैं पहली अवस्था। पहली अवस्था इंटरफेस होती है जिसको कहते हैं अंतरा अवस्था। ये जो होती है इसमें डीएनए का निर्माण होती है और क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं अलग हो जाते हैं। अब बात करते हैं प्रोफेस जिसको कहते हैं पूर्वा अवस्था। ये जो अवस्था होती है इसमें क्या होते हैं तुर्क जैसी धागों का निर्माण होती है और क्या होता है इसमें केंद्र का विभाजन होता है। तीसरा मेटाफेस होगा जिसको कहते हैं मध्य अवस्था। इसमें क्या होती है तुर्क धागों का निर्माण पूर्ण रूप से हो जाती है और यहीं से अध्ययन करने की सुविधा क्या हो जाती है आसान हो जाती है। चौथा एनाफेस होता है जिसको कहते हैं पश्चा अवस्था। इसमें क्या होते हैं जो क्रोमोसोम होते हैं और साथ ही साथ जो कोशिका के अंग होते हैं ये ध्रुवों की ओर क्या करते हैं गमन करने लगते हैं इसमें, ठीक। अब चलिए बात करते हैं पांचवा अवस्था। जो पांचवा अवस्था होता है टेलोफेस होता है। इसको कहते हैं अत्यंत अवस्था। इसको कह सकते हैं कि सबसे अंतिम अवस्था होती है और इस अवस्था में क्या होता है विभाजन के काम कहा जाता है पूर्ण हो जाता है और साथ ही साथ जो होते हैं कोशिका के अंग सभी क्या हो जाते हैं आ जाते हैं यानी विकसित हो जाते हैं। और इसमें जो तुर्क धागा होता है तुर्क धागा का निर्माण इसमें नहीं होता है यानी खत्म हो जाता है। और आपने यह बात तो सुना ही होगा जैसे मान लीजिए छिपकली हो गया, चूहा हो गया, उनके पूंछ कट जाते हैं तो पुनः पूंछ आ जाते हैं। तो जानते हैं किसके द्वारा होता है समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा पुनः आ जाता है। और आपके जो शरीर में टूट फूट कहीं मान लीजिए कि कट जाता है फट जाता है उसकी भरपाई समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ही होता है। चलिए बात करते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में। ये जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का नाम सबसे पहले फर्मर और मुरे ने दिया था, लेकिन इसका खोज बीजमैन ने किया और इसका संपूर्ण रूप से विस्तृत ढंग से अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने किया। और जानते हैं जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होती है इसके भी 2 चरण होते हैं। एक होते हैं अर्धसूत्री प्रथम, एक होते हैं अर्धसूत्री द्वितीय। तो ये जो होती है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में ही होता है और किसी भी कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है। और इसमें एक मदर सेल 4 डॉटर सेल में क्या हो जाती है बट जाती है। तो प्लीज ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइए, वहां पर कोशिका से संबंधित लिंक डाले हैं, प्लीज आप एक बार जरूर देख लीजिए।